हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विज़न ऐसी करंट अफेयर्स जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो यहाँ पे हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। और इस मंथ में इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो कोई नहीं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन डायस्पोरा से, जो कि एक बहुत अच्छी आर्टिकल है। इसमें आपको हमारे इंडियन डायस्पोरा के बारे में डिटेल पता चलेगा और हम लोग इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। देन यहाँ पे एक एक्ट निकल कर आया है जो कि इंडियन आर्कटिक एक्ट है 2022 का, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्कटिक रीजन के लिए यहाँ पे कानून हम लोग लेकर आए हैं। जैसे कि आप देखो कि अंटार्कटिक के लिए, सॉरी आर्कटिक के लिए तो ऑलरेडी कानून है, बट दिस इज़ फॉर अंटार्कटिक, तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में देखेंगे एंड देन कॉमन सिक्योरिटी। तो आई थिंक कि आज 2-3 आर्टिकल ही यहाँ पे कंप्लीट हो पाएंगे। तो कोई ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन डायस्पोरा के साथ और फिर देखते हैं कि मैं यहाँ पे कितना आर्टिकल कंप्लीट कर पाती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को यहाँ पे 67 जो बीपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम अगर ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप लोग मेल कर सकते हो ऋषिका ch77@gmail.com। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है इस मेंस आंसर राइटिंग के लिए वो आप लोग मेल करके पता कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे भी मेल आईडी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन डायस्पोरा के साथ। तो डायस्पोरा का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझिए कि नहीं, हम लोग कहेंगे कि डायस्पोरा है, कहने का मतलब है कि जैसे मैं और आप इंडियन ओरिजिन है, हम लोग की जन्म हो या नहीं हो, हम लोग यहीं पे लंबे समय से रह रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे इंडिया का सिटीजनशिप मिला हुआ है, लेकिन आप देखते हो कि जॉब के पर्पज़ से या फिर एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड हो वगैरह, इस ये फिर पढ़ने के लिए आप देखते हो कि इंडिया से बहुत सारे जो बच्चे हैं या फिर लोग हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, या तो वो जॉब करते हैं या तो वो पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो उनको हम लोग कहते हैं डायस्पोरा। ठीक है, किसी पर्पज़ के लिए अगर वो एक देश को छोड़ के दूसरे देश में रह रहे हैं तो वो यहाँ पे डायस्पोरा कहलाते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ की गई है इंडियन डायस्पोरा के ऊपर। तो अपने आप में ही ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायस्पोरा आप देखोगे GS1 पेपर में आपका ये रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें इंडियन यहाँ पे डायस्पोरा की, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, टेम्प्रेरी या फिर परमानेंट, और जिनको कि ये देखा गया है कि वो हाँ इंडिया से ही उनकी ओरिजिन है। ये कॉमनली हम लोग इनको क्या कहते हैं, NRI भी कहते हैं। जैसे कि आप देखते हो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं 6 मंथ के लिए, 8 मंथ्स के लिए, तो इनको हम लोग कॉमनली कह देते हैं कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस है। इंडियंस है बट इंडिया में रहते नहीं है, बाहर रहते हैं, तो नॉन रेसिडेंट हम लोग इनको कहते हैं। जो कि ऐसे सिटीजन्स होते हैं इंडिया के, या फिर आप समझो कि OCI भी कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के सिटीजन्स हैं लेकिन वो बाहर जाके रह रहे हैं, जिसमें आपके पब्लिक ऑफ यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है जो कि फॉरेन नेशनल्स के होते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। पहले क्या था कि OCI कार्ड होल्डर अलग होते थे, PIO जो कार्ड होल्डर है वो अलग होते थे, बट अब क्या है कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि इनको मर्ज कब किया गया है, एक ही कैटेगरी के अंदर, जिसको हम लोग अब यहाँ पे सिर्फ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो 2015 में ऐसा काम किया गया था। अब आप समझिए, अगर आपको नहीं पता है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे देश से आप देखो कि सबसे लार्जेस्ट डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। इट मीन्स कि इंडिया के जो लोग हैं वो यहाँ से निकल के दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा है, और वो आप देख सकते हो कि 31 मिलियन तक यहाँ पे अगर हम लोग देखें, और जिसमें कि 13 मिलियन NRI है एंड 18 मिलियंस जो है PIO है, जो कि पूरी तरीके से आप देखो ग्लोब में ये स्प्रेड है। तो ये आप समझ सकते हो कि 31 मिलियन तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे देश को छोड़ के दूसरे देशों में रह रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं या फिर पढ़ने के लिए चले गए टेम्प्रेरी या फिर परमानेंट बेसिस पे। ओके, इंडियन डायस्पोरा की अगर हम यहाँ पे कंपोजिशन देखें तो काफ़ी डाइवर्स है। इसमें आपको लेबर्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, कोई प्रोफेशनल्स है, स्टूडेंट्स हैं, जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है तो US में है, देन कनाडा, देन UK, देन ऑस्ट्रेलिया, फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में भी है, फिर साउथ एंड वेस्ट अफ्रीका में है। तो ये सब देखिए, और फिर इसको यहाँ पे गिरमिटिया कंट्रीज़ भी है। तो गिरमिटिया कंट्रीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। तो गिरमिटिया कंट्रीज़ जो कि ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे इंडियंस जो है ना वो इंडेंजर्ड लेबर्स जैसा काम करते थे, वो भी ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। इट मीन्स कि एक ऐसा जगह होता था जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो वो क्या करते थे कि हमारे देश के जो लेबर्स हैं उनको उठाकर बंधुआ मजदूर बनाकर जो है दूसरे देशों में, इवन अपने ही देशों में लेकर जाते थे, और वहाँ पे सस्ते दाम पे या फिर
कोई वेजेस वगैरह नहीं देते थे, बस वो काम करवाते थे। तो इनको हम लोग गिरमिटिया कंट्रीज़ कहते हैं। और गिरमिटिया कंट्रीज़ यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे हमारे ये देश से लोगों को ले जाकर, फिजी हो गए, मॉरिशस है, जमाइका है, साउथ अफ्रीका है, गुआना है, इवन सूरीनाम है, और भी बहुत सारे देश है जहाँ पे हमारे देश के लोगों को ले जाकर वहाँ पे काम कराते थे, और वो भी सस्ते दाम पे, या फिर उनको कॉस्ट भी नहीं दिया जाता था। सो इनको हम लोग कहते हैं गिरमिटिया कंट्रीज़। और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारे आज के भी देश के जो लोग हैं वो यहाँ पे डायस्पोरा ही है। तो इंडिया में आप देखो कि 87 बिलियन तक रेमिटांसेस आते हैं। यही एक रीज़न है कि हमारे देश के लोग अगर बाहर जाके रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि उनके जो फैमिली मेम्बर है वो तो इंडिया में है ना। तो इवन वो बाहर जाके कमा भी रहे, रह भी रहे, तो वहाँ से कमा कर जो है पैसे वो इंडिया में भेजते हैं। तो यही रीज़न है कि हम लोग रेमिटांस रिसीव करने में भी फर्स्ट नंबर पे आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो डायस्पोरा है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है। इंडिया का इंगेजमेंट अगर हम लोग अपने डायस्पोरा के साथ देखें तो इसमें 4 C's है। पहला है केयर, दूसरा है कनेक्ट, थर्ड है सेलिब्रेट, एंड फोर्थ है कंट्रीब्यूट। इट मीन्स कि हम लोग जो है हमारे जितनी डायस्पोरा अगर दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, जैसे कि US, UK, कनाडा, ये वगैरह आप देखो, तो इसमें क्या है कि हम लोग केयर भी करते हैं, साथ ही उनके साथ कांटेक्ट भी करना है, यानी कि कनेक्ट बना के रखना है, साथ ही हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं और कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो ये 4 C's है जिसको कि यहाँ पे हम लोग लेकर चलते हैं, जिससे कि हमारी जो इंगेजमेंट है वो आपको डायस्पोरा के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी इन कमेटी के द्वारा बताया गया है कि बहुत सारी लेकुनाज है, जिसमें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिसमें कि यहाँ पे इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट हम लोग अपने डायस्पोरा का नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारे लोग बाहर जाके रह रहे हैं उनके लिए हम लोग जो है बेटर तरीके से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि ऑथेंटिक डेटाबेस। इट मीन्स कि अभी तो 31 मिलियन मैं आपको बता दी, लेकिन फिर भी एक ऑथेंटिक डेटाबेस हमारे पास अभी भी नहीं है कि कितने लोग हैं हमारे देश के जो कि आज की डेट में US में है, या फिर UK में है, या फिर पूरी तरीके से वो बाहर गए हैं। तो कितने लोग हैं, इसका डेटा हमारे पास ऑथेंटिक है ही नहीं। हम लोग एक लम सम जो है उसके बेसिस पे कहते हैं। यानी कि आप देखो, रजिस्ट्रेशन जो डायस्पोरा के साथ किया गया है वो भी वॉलेंट्री होता है। इट मीन्स कि अगर उनको लगता है कि करना चाहिए तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। और इंटायर डायस्पोरा जो है वो यहाँ पे इंडियन एम्बेसीज के साथ, या फिर जो पोस्ट वगैरह बाहर रहता है उसके साथ वो यहाँ पे रजिस्टर भी नहीं करते। कौन ही करता है? नहीं करता, मुझे तो नहीं लगता कि कोई करता होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेटा भी नहीं हमें मिल पाता है कि कितने लोग हमारे देश से निकल कर बाहर वाले देशों में रह रहे हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि एक्सक्लूजन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। इट मीन्स कि आप देखो कि लो और जो सेमी स्किल्ड या फिर ब्लू कॉलर जो वर्कर्स होते हैं वो यहाँ पे अपना जगह ही नहीं फाइंड कर पाते, और कंफर्टेबल जो है वो यहाँ पे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो कंफर्ट भी फील नहीं करते हैं पार्टिसिपेट करने में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ का जो लार्ज पॉपुलेशन है उनको बाहर रखा गया है। साथ ही कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। आज तक आप देखो कि एक गवर्नमेंट की इस तरीके से कोई क्लियर पॉलिसी ही नहीं है डायस्पोरा के केयर करने के लिए। साथ ही आप देखो हाई नंबर ऑफ़ अनरिजॉल्व्ड ग्रीवियंसेस है। बहुत सारी परेशानी देखने को मिलती है। हमारे देश के लोग जो बाहर जाके रहते हैं ना, उनके लिए कोई भी तरीके का मतलब कि ऐसा ग्रीवियंसेस टूल ही नहीं है जिनसे कि उनकी परेशानी को सुना जा सके, या फिर उनको जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग देखें। ऐसा कुछ भी नहीं है। नो स्पेसिफिक स्कीम आज की डेट में जो है एग्जिस्ट कर रहा है जिससे कि हम लोग वर्कर्स वगैरह को रिहैबिलिट कर सके, जो कि उनका जॉब आप देखो बहुत तरीके से छूटा है। जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ में ह्यूज पॉपुलेशन के कारण उनको रिटर्न कर दिया गया। इवन आप सब छोड़ दो तो कोविड-19 जो है वो सबके घर को बर्बाद कर रखा है। तो इसलिए कोविड-19 के कारण भी आप लोग देख रहे थे कि बहुत सारे जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो हर कोई अपने देश पहुँच रहा है, हर कोई अपने गांव पहुँच रहा था। तो इसकी वजह से आप देखो कि कोई भी अभी ऐसा स्कीम्स जो है उनको रिहैबिलिट करने के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। साथ ही इनसफिशिएंट इवोल्यूशन है प्रोग्राम का और स्कीम का। इट मीन्स कि ये चीज़ें कही जा रही है कि जो डायस्पोरा पॉपुलेशन है बाहर, हमारे जो दो लोग बाहर रह रहे हैं उनका कैसे ख्याल रखना है, इसके लिए अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम वगैरह है भी नहीं है। ठीक है, स्कीम्स भी नहीं लाया गया है। तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम है। इनसफिशिएंट इवोल्यूशन हो रहा है, बेटर तरीके से देखा भी नहीं जा रहा है कि अगर कुछ उनके लिए सोचा जा रहा है तो क्या वो बेटर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर उनके लिए क्या करना चाहिए, इस पर कभी भी अभी तक बात ही नहीं किया गया। साथ ही चैलेंजेस है वो भी क्राइसिस स्टूडेंट्स सिचुएशंस में। जैसे कि अभी मैं बताऊं कि यूक्रेन में, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हुई, आपने देखा कितनी बुरी हालत हो गई। यूक्रेन में हमारे यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए।
तो हमारे यहाँ के बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो वहाँ फंस गए। इवन आप समझ सकते हो कि मेडिकल वगैरह भी करने के लिए वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सस्ते में पढ़ाई हो जाती है यूक्रेन में। तो यही रीज़न होती है कि बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ से इंडिया से निकल के वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन आप समझो कि ऐसा जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, इसके कारण जो वहाँ के बच्चे थे, साथ ही वहाँ पे जो जॉब कर रहे लोग थे, उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। तो ये क्राइसिस वाले सिचुएशन में जो है ना बहुत दिक्कत होता ही है। जैसे चाइना के लिए भी आप देखो कि इनके द्वारा भी काफ़ी प्रॉब्लम किया जाता है। तो उस देश में भी लोगों, हमारे जो इंडियंस रहते हैं, उनको भी एक अलग तरीके की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो ये सारे तो प्रॉब्लम्स है जो कि यहाँ पे बताया गया कमेटी के द्वारा कि कहाँ कहाँ पे डायस्पोरा को लेकर हमारे देश में लैकुनास है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि रिकमेंडेशन, कमेटी अगर यहाँ पे परेशानी बता रही है तो वो रिकमेंड भी करती है कि क्या करना चाहिए जिससे कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेटर हो सके। तो सबसे पहले कहा गया है कि भैया एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो लेकर आओ। ठीक है, हमारे लोग जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं उसके लिए कुछ तो एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, कुछ तो एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए जिस पे कि वो काम कर सके, हम लोग काम कर सके। ठीक है, उनके साथ हम लोग इंगेज भी हो सके। सेकंड कहा जा रहा है कि पहले डेटा, जो कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ऑथेंटिक डेटा नहीं है, वॉलंटरी बना के रखा है कि रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसको तो कहीं ना कहीं से आप समझो कि मैंडेटरी करना ही चाहिए और डेटा का कलेक्शन तो करना ही चाहिए। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे देश से कितने लोग बाहर रहते हैं, तब तक उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही उनके वेलफेयर के लिए सोच सकते हैं, ना ही उनके प्रॉपर वेलफेयर के लिए स्कीम ला सकते हैं, क्योंकि स्कीम में आपके हर एक डिटेल्स को रखना होता है। तो हमें सबसे पहले पॉपुलेशन तो पता होना चाहिए, हमें तो पॉपुलेशन ही नहीं पता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। तो डेटा को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही आप देखो कि प्रवासी भारतीय दिवस है। यस, ये एक ऐसा दिवस मनाया जाता है जो कि जनवरी मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये चीज़ें की जाती है कि हम लोग, हमारे जो डायस्पोरा बाहर रहते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे बेस्ट एकोमोडेशन वगैरह देते हैं, जो कि वनरेबल सेक्शंस के लोग हमारे बाहर जाकर रहते हैं। साथ ही उनको अवार्ड वगैरह भी दिया जाता है जनवरी मंथ में, जो भी डायस्पोरा अच्छा काम करते हैं या फिर और भी रीजंस हैं तो वो पता चल जाएगा बाद में। साथ ही पारा डिप्लोमेसी है, तो यहाँ पे आप देखो कि कोऑर्डिनेशंस वगैरह भी लाने की बात की जा रही है। सो पैरा डिप्लोमेसी कहा जा रहा है कि हमें कोऑर्डिनेशन और क्लोज इंटरेक्शन रखना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि जो प्रोग्राम और स्कीम्स यहाँ पे डायस्पोरा के लिए लाया गया है ना, तो उनका बेटर और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सके। फाइन। उसके बाद आप देखो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट कहा जा रहा है। जो ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है, इट मीन्स कि हमारे देश के लोग अगर बाहर रह रहे हैं तो भी हमारा ही फ़र्ज़ बनता है ना कि उनकी परेशानी जो है वो हम लोग सुने और साथ ही साथ उसका सल्यूशन भी निकालें। तो वैसा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए कि वह बाहर वाले देश में जाके रह रहे हैं लेकिन उस तरीके का उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। साथ ही कल्चरल डिप्लोमेसी है। आप देखो हमें यहाँ पे एक दूसरे कंट्री के साथ जब हमारी रिलेशन अच्छी होती है तो अच्छी होने का एक जो यहाँ पे क्राइटेरिया होता है वो कल्चर है, कि अगर हम लोग एक दूसरे के कल्चर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो आप समझो कि ऑटोमेटिक जो है हमारी जो कनेक्टिविटी है एक दूसरे के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कल्चर डिप्लोमेसी हम लोग को लेकर चलना होगा। इट मीन्स कि हम लोग की जो एक रिच हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का, उसको हम लोग को शो करना होगा। और शो करने के साथ साथ जो है हम लोग इस तरीके से प्रोवोक करें कि वो हमारे कल्चर के साथ जुड़े और हम लोग को भी दूसरे कंट्री के कल्चर के साथ जुड़ना चाहिए। साथ ही इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, आज के डेट में जो माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट है उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है उसको असेसमेंट करने की ज़रूरत है, इसके बारे में बताया गया। और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन स्कीम्स लाने की ज़रूरत है। तो ये भी उस तरीके के वर्कर्स के साथ यहाँ पे काम करना है जो कि अपने जॉब को लॉस कर चुके हैं ड्यू टू पैंडमिक हो गया, या फिर इसके बाद आप देखते हो बैक टू बैक डिजास्टर्स आ रहे हैं। तो इसलिए कोई भी रीज़न के कारण अगर उनका जॉब जाता है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन स्कीम हमें लाना ही चाहिए। ओके, तो ये सारी यहाँ पे वे फॉरवर्ड कही गई है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हमारे जो इंडियन डायस्पोरा हर एक जगह फैले हुए हैं, तो उनको किस किस तरीके की यहाँ पे परेशानी झेलनी पड़ रही है। जैसे कि वेस्ट एशिया स्पेसिफिक अगर हम लोग बोले तो वेस्ट एशिया में क्या है कि वहाँ पे ऑयल प्राइसेस बहुत कम है, जो कि आप देखते हो कि जो शेल गैस बूम कर रहा है तो उसके कारण स्लोअर हो रहा है ग्रोथ रेट, ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही आप देखो कि इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इंडियंस के लिए जॉब है इस तरीके के ऑयल फैक्ट्री में तो वो कम हो रहा है। जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, इनस्टेबिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा है। शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आप देखते ही हो कि गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है।
तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसके कारण आप देखो हमेशा वहाँ पे बराबर उस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है। साथ ही एक्सप्लॉयटेटिव यहाँ पे कफाला जो लेबर सिस्टम है वो भी देखने को मिलता है। एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जिसमें कि जितने भी वर्कर्स जाते हैं ना तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बांध लिया जाता है कि आप 1 महीना 1 मंथ हो गए या फिर 3 मंथ हो गए, 1 साल हो गए, इस बेसिस में आपको यहाँ पे काम करना ही होगा। साथ ही निताकत लॉ है जिसका एम है कि लार्ज सेक्शंस ऑफ जो ओवरसीज़ वर्कर्स है ना उनको लोकल्स के साथ यहाँ पे सऊदी अरेबिया में रिप्लेस करना है। यानी कि यहाँ पे निताकत जो लॉ लाया गया है सऊदी अरेबिया में वो क्या फोकस कर रहे हैं ना कि जितना जॉब हम लोग इंडियंस को दे रहे हैं, बाहर के लोग आकर यहाँ पे जॉब ले रहे हैं, इससे बेटर है कि क्यों नहीं लोकल्स को यहाँ पे ज़्यादा जो है उस पर फोकस किया जाए। तो सऊदी अरेबिया में ये बातें चल रही है कि यहाँ पे अब बाहर के जो वर्कर्स आ रहे हैं ना उनको कट करना है और अपने देश के वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देना है। तो ये तो हालत है वेस्ट एशिया में। यूएस यूके और कनाडा की बात करें तो ये भी डिस्क्रिमिनेटिव ही प्रैक्टिस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। साथ ही आप देखो कि H1B वीज़ा जो है उसका नॉर्म्स भी यूएस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो जो भी H1B वीज़ा जो है ऐसे लोग लेके जाते हैं जैसे कि हमारे देश से जो बाहर जाते हैं काम करने तो उनको H1B वीज़ा मिलता है, तो उसकी भी नॉर्म्स काफ़ी टाइट कर दी गई है। साथ ही जो वीज़ा नॉर्म्स है उसको भी यूके में काफ़ी बार रिवीजन किया गया और मेनली अभी आप देखो कि जब ब्रेग्जिट निकला यानी कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, इसको ब्रेग्जिट कहा गया, तो उसके बाद भी फिर से यहाँ पे रिवीजन कर दिया गया जो कि अगेन एक टफ बन गया है हमारे इंडियंस के लिए। साथ ही डिमांड है ड्यूल सिटीजनशिप्स का, ठीक है, तो ये भी एक अनदर ही पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जनरल अगर इकोनॉमिक इश्यूज़ देखें तो क्या हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह टर्म्स एंड कंडीशन है उसका वायलेशन हो जाता है और फिर जो वर्किंग कंडीशन है वो उस तरीके से नहीं मिलता है जहाँ पे अगर मेल है तो वो काम कर सके या फिर विमेन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाता है जहाँ पे महिलाएं जो है वो काम कर सके। वेज रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं, आप देखते हो कि हर जगह ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि महिलाओं को सेम वर्क के लिए सेम जो है वो पेमेंट सैलरी नहीं मिलता है, जितना पुरुषों को मिलता है उससे बहुत कम जो है महिलाओं को मिलता है। तो ये एक वेज रिलेटेड इश्यूज़ है। साथ ही मेडिकल और इंश्योरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है कि मेडिकल और इंश्योरेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है जो कि आज की भी डेट में हमारे जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं वो फेस कर रहे हैं। ओके, अब स्टेप्स क्या लिया गया है जिससे कि ये जो डायस्पोरा पॉपुलेशंस है इनके इंगेजमेंट को हम लोग बढ़ा सकें। तो सबसे पहली है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ इंडियन जो अफेयर्स है उनको मर्ज करना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। तो 2015 में ये काम किया गया जिससे कि री इंटीग्रेशंस हुआ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अप्रोच लाया गया और इंडियन डायस्पोरा के इश्यूज़ को यहाँ पे सुनने के लिए। साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रवासी भारतीय दिवस उसको रिवैम्प किया गया और कुछ प्रोग्राम है जैसे कि आप देखो नो इंडिया प्रोग्राम लाया गया कि बाहर के देश के लोग जो हैं हमारे इंडिया को जाने। स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाया गया, जितने भी डायस्पोरा के बच्चे हैं जो ठीक है बाहर रह के पढ़ रहे हैं, भारत को जानिए क्विज़ लाया गया। विदेश संपर्क सीरीज़ है। तो ये सब कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो कि हमें इंडिया के लोग जो है वो डायस्पोरा के साथ कनेक्ट हो सके। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लाया गया फॉर सपोर्ट, जैसे कि यहाँ पे मदद पोर्टल है, ई माइग्रेट है। ये सारे जो जितने भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये आप आंसर राइटिंग में आराम से इंक्लूड कर सकते हो, तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिखते जाओ। रोबोट सिस्टम है ग्रीवियंस रिड्रेसल का, अगर आप देखो तो यहाँ पे सेंट्रलाइज जो पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस और मॉनिटरिंग सिस्टम है ये भी पोर्टल आपका मेंटेन किया जाता है। स्टेट आउटरीच प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे विदेश संपर्क का एक बैनर बनाया गया है जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे मिलके काम करते हैं और उन सब के लिए जो भी हमारे देश से बाहर रह रहे हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो डायस्पोरा कम्युनिटी है उसको भी फैसिलिटेट किया जाता है और रिहैबिलिटेशन के लिए भी यहाँ पे स्वदेश स्कीम लाया गया है जिसमें कि स्किल्ड वर्कर अराइविंग डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट है, जिसको कि उस तरीके के सिटीजन्स के लिए लाया गया जो कि वंदे भारत मिशन। जब आप देखो कि कोविड का टाइम था तो उस समय जितने भी डायस्पोरा को इंडिया वापस लाया गया तो उनके लिए यहाँ पे स्वदेश स्कीम लाई गई थी कि उनको कुछ सिखाया जाए। रिहैबिलिटेशन कहने का मतलब है कि उनको इस तरीके का बनाया जाए कि वो इंडिया में रहकर भी कुछ जॉब करके अर्न करके अपना लालन पालन कर सके। ओके, और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो